नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश वित्तीय नियमों के अंतर्गत अवशेष दावों का पूर्व लेखा परीक्षा प्री ऑडिट हम बात करेंगे। कहते हैं कि प्री ऑडिट किसे कहते हैं, और ये प्री ऑडिट अवशेष दावों के संबंध में किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी वित्तीय रूल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, कि कोई भी दावा यदि उत्पन्न हो गया है तो उसे 1 वर्ष के अंतर्गत पेमेंट के लिए प्रस्तुत कर देना चाहिए, अन्यथा वो प्री ऑडिट हो जाता है। ऐसा नहीं हो कि जब इच्छा होगी तब हम क्लेम प्रस्तुत करेंगे और हम अपना पेमेंट ले लेंगे। तो सबसे पहले तो अवशेष दावों के संबंध में हमको जानकारी होनी चाहिए। सरकार के विरुद्ध जो भी भुगतान देय होता है, यदि उन्हें निर्धारित समयावधि के अंतर्गत भुगतान नहीं कराया जाता है तो इस प्रकार के दावे कालातीत दावे हो जाते हैं, टाइम बार्ड क्लेम हो जाते हैं। कह देते हैं नहीं कि आप जब ट्रेजरी में जाते हैं बिल प्रस्तुत करते हैं तो कह देता है वो भाई ये टाइम बार्ड हो गया है और इसलिए अब इसका प्री ऑडिट कराइए। कोई भी दावा अगर 1 वर्ष के अंदर नहीं प्रस्तुत किया जाता है, दावा उत्पन्न होने के 1 वर्ष के अंतर्गत अगर नहीं प्रस्तुत किया जाएगा भुगतान के लिए कोषागार में, तो वो दावा कालातीत हो जाएगा। और ऐसे कालातीत दावों के लिए आपको प्री ऑडिट कराना पड़ेगा। प्रश्न कई बार आया है कि ये प्री ऑडिट करता कौन है, कौन सक्षम प्राधिकारी होता है जो प्री ऑडिट करता है। और ये प्री ऑडिट करने के पश्चात पुनः भुगतान के लिए प्रस्तुत करने के आदेश के पश्चात कितने दिनों के अंतर्गत ये जो क्लेम है, ये बिल है, उसे कोषागार में प्रस्तुत कर देना चाहिए। तो अवशेष दावों के पूर्व लेखा परीक्षा का उल्लेख वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 5 भाग 1 के प्रस्तर 74 में किया गया है। कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है कि किस प्रस्तर पर इसका उल्लेख है, तो प्रस्तर 74 में। और प्रस्तर 74A1 कहता है सरकार के विरुद्ध कोई भी दावा यदि देय तिथि से 1 वर्ष के अंदर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो उनका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के बिना नहीं किया जा सकता। सक्षम प्राधिकारी के बिना नहीं किया जा सकता। तो मैं बता दूं कि पूर्व में सक्षम प्राधिकारी महालेखाकार होते थे 1983 के पहले, या और उसके पश्चात अब सक्षम प्राधिकारी जो विभाग का विभागाध्यक्ष है या वित्त नियंत्रक विभाग के, उन्हें हम सक्षम प्राधिकारी माना जाता है। सामान्यतः अगर उस विभाग में वित्त नियंत्रक तैनात हैं तो वित्त नियंत्रक या अन्य वित्त सेवा का अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी या सहायक लेखाधिकारी से ऊपर का कोई भी अधिकारी अगर वित्त सेवा का है तो वो सक्षम प्राधिकारी माना जाता है आपका प्री ऑडिट करने के लिए। ठीक है। 1 अक्टूबर 85 से पहले महालेखाकार को अधिकार दिया गया था प्री ऑडिट करने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के शासनादेश के द्वारा 1 अक्टूबर 85 के बाद वित्तीय सेवा के जो अधिकारी तैनात होते हैं विभागाध्यक्ष कार्यालय में, उत्तर प्रदेश वित्त लेखा सेवा के अधिकारी, उसमें सहायक लेखाधिकारी हो सकता है या उससे उच्च अधिकारी हो सकता है, उसको ये पावर दी गई है। ठीक है। तो सक्षम प्राधिकारी विभाग में तैनात वित्त लेखा सेवा का अधिकारी होता है। ठीक है। अब आता है कि क्या सभी दावों को जो 1 वर्ष के अंदर अगर प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे तो आपका प्री ऑडिट हो जाएगा? ऐसा नहीं है। कुछ अपवाद हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि वो कौन से दावे हैं जिन पर प्री ऑडिट के रूल लागू नहीं होते हैं। तो पेंशन से संबंधित दावे जो होते हैं वो प्री ऑडिट के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो CSR से आच्छादित है। मैंने आपको पहले पेंशन बताया था कि अगर 1 वर्ष तक पेंशन नहीं पाया, अगर लेता है कोई कर्मचारी या 1 वर्ष तक ट्रेजरी में प्रस्तुत नहीं होता है अपना लाइफ सर्टिफिकेट लेकर, तो फिर जिलाधिकारी के पास पावर जाती है। अगर 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में तो उसके लिए
आपका 5 वर्ष के लिए है तो मंडल के अधिकारी के पास जाएगी, उससे ऊपर के लिए शासन के लिए चली जाएगी। तो ये रूल्स CSR में है। तो पेंशन संबंधित दावे प्री ऑडिट में नहीं आते हैं। नंबर 2, अगर 1,000 रुपये से कम का दावा है तो वो भी प्री ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सरकार की अगर सिक्योरिटीज़ पर ब्याज के संबंध में दावे हैं तो उसके लिए प्री ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन भत्ते के दावे के अगर जिनका नाम बिल में नहीं प्रस्तुत किया जाता है वेतन बिल में, तो उनके लिए भी नहीं जरूरत होती है प्री ऑडिट के लिए। अब यह आता है कि ये जो प्री ऑडिट है, जो दावे दे होने की तिथि होती है वो 1 साल तो होती है, लेकिन दे तिथि 1 वर्ष लागू कब से होती है? ध्यान रहे, प्री ऑडिट 1 वर्ष तक दावा दे होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अगर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा भुगतान के लिए ट्रेजरी में, तो वो प्री ऑडिट हो जाता है कोई भी बिल। अब आता है कि इसकी डेट प्रारंभ कब से होती है, दावा दे होने की तिथि कब से होती है। क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो मैं स्पष्ट कर दूं, यात्रा भत्ता बिल यात्रा समाप्त की तिथि के पश्चात की तिथि से लागू होता है। मान लीजिए आपने यात्रा भत्ता के बिल बनाया, उसमें 7-8 आपने यात्राओं का उल्लेख किया, तो जो आपकी अंतिम यात्रा होगी, मान लीजिए उसने आपने अंतिम यात्रा 9 दिसंबर 2023 को किया है, तो आपका यात्रा भत्ता बिल की देय प्रस्तुत करने की तिथि 10 दिसंबर हो जाएगी। अंतिम तिथि अगर 9 दिसंबर है यात्रा पूर्ण करने की, तो आपका 10 दिसंबर 2023 से 9 दिसंबर 2024 के अंतर्गत ये बिल आपको कोषागार में भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। तो यात्रा समाप्त की तिथि के पश्चात की तिथि, यानी कि 9 दिसंबर 2023 को आपकी यात्रा समाप्त हुई थी, तो 10 दिसंबर 2023 से 1 वर्ष के अंदर अगर आप यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत नहीं करेंगे तो फिर ये न केवल प्री ऑडिट हो जाएगा, बल्कि इसको पुनः प्रस्तुत करने का अधिकार भी नहीं रहेगा। ध्यान रहे, यात्रा भत्ता बिल के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यही है, अन्य बिल तो प्री ऑडिट भी होगा, यात्रा भत्ता बिल के संबंध में कहा गया है कि इसका प्री ऑडिट भी नहीं किया जाएगा अगर आपने 1 साल के अंदर प्रस्तुत नहीं किया। ठीक है। नंबर दूसरी बात है वेतन वृद्धि। जैसे हमारे यहाँ वेतन वृद्धि दिया जाता है, 1 साल की नौकरी पूरी करने पर आपको वेतन वृद्धि ड्यू हो जाती है। तो वेतन वृद्धि का अगर कोई क्लेम, वेतन वृद्धि नहीं दी गई है या वेतन वृद्धि का कोई क्लेम है, तो वो कब से लागू होगा? तो वेतन वृद्धि की स्वीकृत की तिथि होगी या वेतन वृद्धि की प्राप्त की तिथि जो बाद में हो, उस डेट से किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए वेतन वृद्धि आपको ड्यू होती 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को आपकी वेतन वृद्धि नहीं लगाएगी, और वेतन वृद्धि आपको 6 महीने बाद लगाएगी। तो वेतन वृद्धि की स्वीकृति तिथि 6 महीने बाद है, मिलेगा तो आपको बैक डेट से, जब से वो एक्रूवल हो गया था, लेकिन आदेश की तिथि के 1 साल के अंदर वो क्लेम आपके ट्रेजरी में पहुंच जाना चाहिए। अगर वो 1 साल के अंदर क्लेम पहुंच गया तो आपको वेतन वृद्धि का जो लाभ है, यानी कि जो आपका एरियर है, वो प्राप्त हो जाएगा। मकान किराया भत्ता HRA जिस माह में से संबंधित है, यानी कि मान लीजिए नवंबर का HRA, नवंबर माह का HRA 1 दिसंबर को ड्यू होता है, तो HRA जिस माह से संबंधित है, नवंबर का HRA है, उस मास के अगले तिथि, उस मास के अगले मास के पहले दिन, यानी कि नवंबर माह का अगर HRA है तो दिसंबर माह की पहली तिथि यानी कि 1 दिसंबर को ड्यू हो जाएगा, और इस 1 दिसंबर से लेकर अगले वर्ष के 30 नवंबर के बीच में आपको ये क्लेम ट्रेजरी में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। ठीक। अगला है पुनः स्थापन पुनर्बहाली। जब कोई व्यक्ति सस्पेंड हो जाता है तो उसको रिस्टेट किया जाता है। तो जब रिस्टेट किया जाता है तो जो भी उसका एरियर होता है रिस्टेट पर पुराना, जो उसको बकाया मिलना होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई सस्पेंड किया जाता है तो उसको आपको पूरा सैलरी तो मिलती नहीं है, हाफ पे डाउन मिलता है। तो ऐसी दशा में जब वो बहाल किया जाएगा तो बहाली के आदेश की तिथि से 1 साल के अंदर उसके एरियर, सैलरी का एरियर जो है, जो अन्य उसको लाभ रुके हुए हैं, वो उसके संबंध में 1 साल के अंदर ट्रेजरी में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।
मान लीजिए किसी व्यक्ति को आज 12 दिसंबर 2024 को कोई व्यक्ति रिस्टेट किया गया, उसका सस्पेंशन ख़त्म किया गया और नौकरी में बहाल किया गया। तो अगर 12 दिसंबर 2024 को उसका आदेश किया गया है तो 11 दिसंबर 2025 के बीच में, 11 दिसंबर 2025 से पहले उसके जो भी क्लेम है वो रीस्टेटमेंट लगाकर, उसके पुनः बहाली वाला आदेश लगाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आता है अवकाश वेतन, लीव सैलरी। लीव सैलरी के बारे में निम्न में से जो बाद में हो उस तिथि से देय होता है। नंबर 1, अवकाश स्वीकृत की तिथि। जिस तारीख को आपका अवकाश स्वीकृत किया गया है उस तारीख से 1 साल के अंदर आप अपने लीव सैलरी के बारे में जो क्लेम है वो ट्रेजरी में प्रस्तुत कर सकते हैं। या जिस मास से अवकाश संबंधित है, यानी मान लीजिए नवंबर माह से अवकाश संबंधित है तो उसके अगले माह यानी 1 दिसंबर को आप इस क्लेम को प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी बाद में होगा तब दे सकते हैं। अब आता है सहायता अनुदान, ग्रांटिनेट। आपको पता है शासकीय सेवा में बहुत से ग्रांटिनेट आता है, सहायक अनुदान आता है, जिसके आधार पर विकास कार्य कराए जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो भी डेट से स्वीकृत करता है वो ग्रांटिनेट या दे होने जो तिथि होती है उसके 1 साल के अंतर्गत उस बजट का भुगतान के लिए ट्रेजरी में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर कोई दावे पुरानी तिथि से लागू होने हैं, बैक डेट से लागू किए जाने हैं कि ये दावे तब से लागू किए जाएंगे, तो भी ये दावे आदेश स्वीकृत करने की तिथि जब आदेश लागू होता है या जब आदेश जारी किया जाता है उस डेट से आपको 1 साल के अंतर्गत उसको दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई आपका इंक्रीमेंट है और इंक्रीमेंट 2024 चल रहा है, 2022 से दिया जाना है, तो 2022 से तो आप ये इंक्रीमेंट दे सकते हैं। लेकिन ऑर्डर अगर आज 12 दिसंबर 2024 को अगर जारी किया गया है तो आज की डेट से, आदेश जारी करने की आज की डेट से 1 साल के अंदर आप इसे ट्रेजरी में प्रस्तुत कर देंगे। कहने का आशा है कि कोई भी क्लेम जिस डेट से उद्भूत होता है या जिस डेट में से आदेश किया जाता है उस आदेश की तिथि से 1 साल के अंदर ट्रेजरी में भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। अगर कोषागार में 1 साल के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वो दावा प्री ऑडिट हो जाएगा, वो दावा कालातीत हो जाएगा और कालातीत दावा को भुगतान की प्रक्रिया में लाने के लिए उसका प्री ऑडिट कराया जाना जरूरी है। और प्री ऑडिट की शक्ति विभागाध्यक्ष के कार्यालय में तैनात वित्त सेवा के अधिकारी के पास होती है। 1985 से पहले यह अधिकार महालेखाकार के पास होता था। यात्रा भत्ता बिल के संबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रा पूर्ण करने की अगली तिथि से 1 साल के अंदर यदि अपना आप यात्रा भत्ता बिल कोषागार में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ये यात्रा भत्ता बिल लैप्स हो जाएगा। और यात्रा भत्ता के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य दशा में इसको प्री ऑडिट भी नहीं कराया जाएगा, इसका प्री ऑडिट भी नहीं होता है। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा, आप शासकीय कर्मचारी हैं कि 1 साल पूरा होने से पहले कोई बिल अगर टाइम बार्ड होने की पोजीशन में आ गया है और 1 साल पूरा होने वाला है और उसका बजट भी नहीं है आपके कार्यालय में भुगतान के लिए, तो भी आप उसे कोषागार में प्रस्तुत कर देते हैं ताकि इस पे ऑब्जेक्शन लग जाए, और ऑब्जेक्शन लग जाएगा तो फिर प्री ऑडिट नहीं होगा, ये माना जाएगा कि इसको भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया सामान्यतः गलत है, लेकिन प्री ऑडिट से बचने के लिए इसे विभागाध्यक्ष के कार्यालय में इस बिल को भेजने से बचने के लिए सामान्यतः बहुत से कार्यालय जानबूझकर ट्रेजरी में प्रस्तुत कर देते हैं, जानते हुए कि इसका भुगतान नहीं होगा क्योंकि बजट ही नहीं है। बस इसमें अगर ऑब्जेक्शन लग जाएगा कि बजट के अभाव में पारित नहीं किया जा सकता तो ये माना जाएगा कि 1 वर्ष के अंतर्गत बिल प्रस्तुत कर दिया गया था। सामान्यतः यह प्रक्रिया गलत है। इसके लिए प्री ऑडिट की ही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
लेकिन बहुत से विभाग, बहुत से कार्यालय इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो आज आपका हमने अवशेष दावों का पूर्व लेखा परीक्षक के बारे में सामान्य जानकारी दी। इसके अगले पार्ट में इसके बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ दी जाएंगी। विश्वास है कि आपको आज का ये एपिसोड, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।